प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और कहीं भी किसी प्रकार की डाउट है तो जरूर पूछिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कोई अगर डाउट होगा। अगर समझ में आएगा तो जरूर यस लिख के जरूर भेजिएगा, सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। और लाइक भी जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां आपको नोट्स वगैरह मिलता रहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? क्या है? किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहली बात, आपको इस समीकरण दिया गया है, ठीक है। करना यह है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, या अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीन केस आप लोग पढ़े थे कि जब समीकरण इस रूप में होता है तब क्या होता है? अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय का मतलब एक हल होता है। समझ गए बात? उसी तरह से जब इस रूप में रहता है कोई समीकरण तब वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब वो इस रूप में रहता है तो कोई हल नहीं होता है। समझ गए बात? ये तीन केस होता है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसमें इन तीनों में कौन सा है, ठीक। जब फिर आगे कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इसको पहले चेक करेंगे, अगर ये अद्वितीय हल हुआ, अद्वितीय मतलब एक हल, अगर इस रूप में अगर आया समीकरण, अगर इस रूप में होगा तब क्या करेंगे इसको, तब इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, यानी x और y का मान निकालेंगे। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि अगर अद्वितीय हल नहीं होगा, ये दोनों और हो जाएगा, तब क्या करेंगे, ग्राफ मतलब सॉरी वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। समझ गए बात? यदि अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं होगा, इन दोनों अगर आ गया तब क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। सिर्फ कब करेंगे? जब अद्वितीय हल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। समझ गए बात? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर बात समझ गए हैं तो वीडियो आ रहा साफ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए सबसे पहले इसमें बताइए कि इसका a1 कितना होगा। तो a1 की बात करें, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद b1 कितना है? तो b1 जो है -3 है, तो लिखिए -3। और c1 कितना है? तो c1 कितना है? -3 है। इसी तरह इसका भी देखिए, बताइए a2 कितना है? a2 x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। b2 कितना है? तो y कोएफिशिएंट कितना? -9 है। और c2 कितना है? तो -2 है। सबसे पहले चेक करेंगे इस तीनों में, देखिए कौन सा आता है। तो पहले a1 बाई a2 निकालिए, तो a1 बाई a2, बताइए a1 कितना है? तो 1 है। a2 कितना है? 3 है, ठीक। उसी तरह क्या निकालेंगे अब, b1 बाई b2, देखिए b1 कितना है? b1 देखिए -3 है, तो -3 लिखेंगे। और b2 कितना है? b2 -9 है, लिखिए -9। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ये हो गया 1/3, ठीक। a1/a2 निकालिए, b1/b2, देखिए दोनों आपस में देखिए बराबर है, यहाँ जो चीज है वही यहाँ पे आया। जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आगे क्या निकालना पड़ेगा आपको? c1/c2 भी निकालना होगा। तो चलिए c1/c2 भी निकाल लेते हैं। तो c1/c2 बराबर क्या होगा बताइए? c1 कितना है? -3 है। और c2 कितना है? -2 है। माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ देखिए ये दोनों तो बराबर आया था, लेकिन ये बराबर नहीं आया है। यहाँ आ गया 1/3, यहाँ आ गया 1/3, यहाँ क्या आ गया 3/2। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बताइए किस तरह का रूप आया? देखिए यहाँ पे 3 नंबर, इसको देखिए और इसको देखिए, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या कैसा होगा? तो कोई हल नहीं होगा। इस केस में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः समीकरण का
कोई हल नहीं होगा। सिंपल क्या लिख देंगे, नहीं होगा। चलिए, अब आपको पता था कब अद्वितीय हल होता तो इसको क्या करते, आगे वज्रगुण विधि से हल करते, लेकिन ये क्या, आगे यहाँ पे कोई हल नहीं आया है। जब कोई हल नहीं आया तो आगे कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपको। 2x प्लस y बराबर 5, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, बताइए इसमें, बताइए a1 कितना है, तो a1 की बात करें इसमें 2 है। b1 कितना है, तो y कोफिशिएंट यानी y के गुणांक को कितना है, 1 है। और c1 कितना है, तो c1 की बात करें तो c1 है 5। ठीक है, वैसे इसमें भी कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, बताइए a2 कितना है, 3 है। और b2 कितना है, तो 2 है। और c2 कितना है, तो c2 की बात करें इसमें 8 है। ठीक, यहाँ तक क्या आप समझ गए? ठीक, यहाँ तक समझ गए। आगे काम करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या निकाल, सबसे पहले निकालना आपको a1 बाई a2 निकालना है। ठीक, बताइए a1 कितना है, इसमें 2 है। और a2 कितना है, 3 है। a1 बाई 2 निकल गया। अब क्या निकाल, अब निकालिए b1 बाई b2। बताइए b1 कितना है, b1 यहाँ 1 है। ठीक, और b2 कितना है, 2 है। अब क्या निकालेंगे, c1। अब यहाँ देखिए, आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये देखिए दोनों बराबर है ही नहीं। जब यही बराबर नहीं तो आगे आपको नहीं निकालना है। मतलब बता, ये बराबर जब नहीं है मतलब किस रूप में है ये, 1 नंबर। देखिए इसी तरह है ना, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। उसी देखिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अतः समीकरण क्या है, अद्वितीय हल है। क्या है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, अद्वितीय मतलब एक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है, इसका मतलब क्या करेंगे अब इसको, जब फिर कह दिया अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। मतलब अब क्या करना आपको, आप क्या करना, अब वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। चलिए करते हैं, पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब वज्र गुणन विधि को हल करेंगे। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। आपको पता है वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए अब क्या चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, अगर याद है ठीक है, आप डायरेक्ट इसको ले सकते हैं। अगर याद नहीं होता तो आप वहां से आराम से इसको हल करके इसको क्या करते हैं, आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये समीकरण को सबसे पहले क्या करना, आपको इस रूप में लिखना है 3x प्लस वाई। इस 5 को इधर लाना है, तो -5 बराबर 0। पहला काम यही है कि समीकरण को पहले इस रूप में लिखना ही लिखना है। थोड़ा इसको ऊपर कर देता ताकि जगह मिलेगा नीचे। ये जो लिखिए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते 2x, ये प्लस वाई है वाई, इस 5 को इधर लाएंगे -5 बराबर 0। इस रूप में आपको लिखना ही लिखना है, वरना आपका मैथ गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस समीकरण को इस रूप में लिखेंगे। वैसे इसको भी कीजिए, 3x प्लस 2y, इस 8 को इधर लाइए -8 बराबर 0। समझ गए बात, पहला काम आपको यही करना है, भूल से भी गलती मत कीजिएगा। सबसे पहला काम यही करना, पहले इसको इस रूप में लाना। ये जो 5 इधर जो भी अंक रहेगा उसको पहले इधर ला करके 0 के बराबर कर देना है। ठीक, अब बताइए इसमें a1 कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। b1 y कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और c1 कितना हो जाएगा, 5 -5 है तो लिखेंगे -5। ये इस तरह से हो गया। उसी तरह से इसमें भी देखिए, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लाइन दे ताकि ये अलग है। ठीक है, बताइए इसमें a2 कितना है,
तो 3 है। B2 कितना है? तो 2 है, ठीक है। और C2 कितना है? -8। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक। क्या करना, सबसे पहले आपको ऐसे करना, ऐसे लिखना है पहले, उसके बाद A1 A2 B2 जो भी होता है तब निकालना है। पहले नहीं निकालिएगा। अगर यहाँ से आप निकालिएगा A1 B1 C1 तो फिर इसका मान अलग आएगा, आपका आंसर अलग गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस तरह कर लेना, ठीक। अब सब क्या करेंगे, जितना भी A1 A2 जो भी मान आया है सबको इसमें क्या करना है, आपको पुट करना है, सिंपल। चलिए, ये x है तो x लिखेंगे। बताइए B1 कितना है? तो 1 है तो 1 लिखेंगे। बीच में कोई क्या गुना है, गुना दीजिए। अब C2 है, बताइए C2 कितना है? -8 है तो लिखेंगे -8। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब कितना B2 यहाँ पे, बताइए B2 कितना है? 2 है तो 2 लिखिए। C1 कितना है? C1 -5 है तो लिखेंगे -5। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक। अब जब बराबर है तो बराबर दीजिए। अब फिर क्या है, y है तो y लिखिए, नीचे ऐसे करिए, ठीक है। अब बताइए C1 है, C1 कितना देखिए तो -5 है, लिखिए -5 गुना, हमेशा इस बीच में क्या है, कुछ नहीं गुना, यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है। अब A2 है, A2 देखिए कितना 3 है तो लिखिए यहाँ पे 3, फिर माइनस से माइनस। अब C2 है, C2 कितना है? -8 है। देखिए एक माइनस यहाँ पे है, ठीक है, और C2 जो है वो भी -8 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा ना, ठीक। उसके बाद आप देखिए C2 -8 हो गया। अब A1 कितना देखिए तो A1 की बात करें, A1 किधर गया? यहाँ पे A1 कितना है? तो 2 है, तो गुना क्या लिख देंगे? 2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब आगे फिर बराबर है तो बराबर देंगे, फिर 1 है तो 1 लिखिए। A1 है ना, बताइए A1 कितना है? तो 2 है तो लिखेंगे यहाँ पे 2। फिर गुना B2 है, B2 कितना है? 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 माइनस A2 है, A2 कितना है? 3 है तो 3 लिखिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 गुना B1 कितना है? B1 देखिए 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब सिर्फ क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसका मान निकल जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया और साफ देख के क्लियर दिखाई पड़ रहा? कोई दिक्कत नहीं है ना वीडियो में? ठीक। अगर यहाँ तक समझ गए, चलिए इसी को अब इधर सॉल्व करते हैं। ये x है तो x लिखिए, गुना कीजिए यहाँ पे, प्लस इसके बताइए 1 के आगे में कोई कितना वो प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। और 8 को 1 से गुना कीजिए, 8 को 1 से गुना कीजिए, कितना 8 ही होगा, तो यहाँ पे लिखिए 8, ठीक। फिर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, हमेशा पहले चिन्ह गुना कीजिए, 2 पंचे 10, फिर बराबर देंगे। यहाँ देखिए y है, y लिखिए, 5 दिया 15, पहले देखिए यहाँ प्लस इंटू, सॉरी माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ये देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, माइनस फिर माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्लस आए, क्या आएगा? याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंदर में गुना कर लिए हैं, माइनस गुना प्लस, माइनस हुआ, फिर उस माइनस को इस माइनस से गुना होगा तो प्लस बन जाएगा। उसके बाद 8 दूनी 16 बराबर, यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, देखिए 2 दूनी 4, फिर देखिए माइनस गुना प्लस, माइनस हो जाएगा, और 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? वीडियो आ रही क्लियर ना? ठीक। आगे देखिए, आगे सिंपल x है तो x लिखेंगे, नीचे 10 में 8 घटाइए 2 आएगा, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, y है y लिखेंगे, 16 में 15 घटाइए तो 1 आएगा। माइनस का चिन्ह नहीं है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 16 बड़ा है, यहाँ पे 10 बड़ा था, इसलिए माइनस यहाँ पे आगे नहीं आया है। फिर बराबर 1/4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। क्या सब बराबर है आपस में? सब बराबर है कि नहीं है? भले ही देखने में आपको बराबर अभी नहीं लग रहा हो, लेकिन चिन्ह बराबर का है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, दूसरी बार इसको इसके बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। हम बराबर कर सकते हैं, क्यों बराबर कर सकते हैं? क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, हो सकता है ना। तो वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिखेंगे x/2 बराबर है 1/2,
1 की, इसको कर दिए। अब कॉमा देना है, इसको अलग कीजिए यहाँ पे, यहाँ साइड में y बाई 1 बराबर 1 बाई 1। ठीक, अब बताइए ये ऐसे क्रॉस गुना होगा, x को 1 से गुना करेंगे x बराबर 2 को 1 से करेंगे 2, कॉमा है कॉमा दे दीजिए। फिर y को 1 से कीजिएगा तो y बराबर 1 को 1 से करेंगे 1। देखिए इस तरह से x का जो मान आया 2 आ गया, y का मान आया 1 आ गया। तो इस तरह से वजह गुणन विधि से हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरह से क्या आप 3 और 4 बना सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 3 और 4 आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। चेक कीजिएगा, पहले पहला काम चेक करना है कि इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अद्वितीय हल होगा। जब सिर्फ अद्वितीय हल होगा तभी क्या करना, आपको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक, तो 3 और 4 आप लोग अपने से कीजिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसको आप यहाँ तक पेज नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं 2 नंबर की ओर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का 1 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी ये समीकरण दिया गया है, ठीक है, लेकिन ए और बी जो है, यहाँ पे ए बी जो है, इस ए बी का मान पता ही नहीं है। तो वो उस ए बी का मान ऐसा क्या होगा कि ये समीकरण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपको ये चेक नहीं करना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, लेकिन कब, जब ए और बी का मान आपको पता हो, लेकिन पता तो है ही नहीं। तो करना क्या, आपको ए और बी का मान ही निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का मान निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे कि देखिए यह क्या कह रहा है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बताइए अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, यानी जब ए वन बाई ए टू बराबर होता है बी वन बाई बी टू बराबर होता है सी वन बाई सी टू, तभी वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये तो अनेक हल है, अनेक हल है, इसका मतलब ये समीकरण इस रूप में होगा, है ना। यहाँ पे दिया गया ना अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब, जब ये तीनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसी की मदद से क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला की मदद से ए और ए और बी का मान निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से निकल जाएगा। सिंपल, पहले देखिए बताइए इसमें ए वन कितना है, तो 2 है। बी वन कितना है, 3 है, क्या है, 3 है। और सी वन कितना है, तो 7 है। इतना समझ गए। अब इसमें आइए, बताइए इसमें ए टू कितना है। तो अब यहाँ पर तुम आपको लोगों को दिक्कत हो, सर ए टू किसको मानेंगे, ए बी है, बी बी किसको लेंगे। देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट में चाहे जो भी हो, ए बी सी डी जो भी हो वही हो जाएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो ए टू हो जाएगा। अब इसी तरह से बताइए बी टू कितना है, तो बी टू जो है वाई कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। सी टू कितना होगा बताइए, सी टू क्या होगा, तो ये सी टू ये पूरे हो जाएगा, 3a प्लस बी प्लस बी माइनस 2, ये पूरा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब सिंपल इस सभी का मान इस समीकरण में रख दीजिए। चलिए तो बताइए ए वन कितना है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। ए टू कितना है, तो ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी लिखेंगे, बराबर बी वन कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। बी टू कितना है, तो बी टू जो है यहाँ पे ए प्लस बी है, तो लिखेंगे ए प्लस बी, बराबर सी वन कितना है, तो 7 है, 7 लिखेंगे। और सी टू कितना है, सी टू है 3a, यहाँ लिखिए 3a प्लस बी माइनस 2, ये पूरे हो जाएगा। आपको पता है ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। देखने में भले ही बराबर आपको नहीं लगता हो, लेकिन तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, जब तीनों बराबर है, इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसको इसके बराबर कर देते हैं और इसको इसके बराबर कर देते हैं, है ना, अलग अलग कर देते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर दीजिए या इसको इसके बराबर कर दीजिए, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को इसके बराबर करके अलग कर लेते हैं, ये दोनों को इसके बराबर करके अलग अलग करके मतलब लिखते हैं। चलिए तो ऐसे लिख दीजिए 2 बाई ए माइनस बी बराबर 3 बाई ए प्लस बी, ऐसे लिख दिए, कॉमा
इन दोनों को अलग ले लीजिए यहाँ पे, तो है 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी लिख दिए बराबर 7/3a प्लस बी -2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आप आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिए, ऐसे गुना कर लीजिए, ये ऐसे गुना होगा, ये यहाँ पे गुना होगा। तो देखिए, तो ऐसे गुना कीजिए, 3 को a से गुना करेंगे 3a हो जाएगा, ठीक है, और 3 को b से करेंगे तो -3b हो जाएगा, ठीक, बराबर ऐसे गुना कीजिए, 2 को a से गुना करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस 2 को b से गुना करेंगे 2b हो जाएगा। उसी तरह इसमें आ जाते हैं, चलिए गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए, 7 को a से गुना करेंगे तो 7a हो जाएगा, 7 को b से करेंगे प्लस 7b हो जाएगा, बराबर ऐसे कीजिए, 3 को 3a से करेंगे तो 9a हो जाएगा, फिर 3 को b से करेंगे प्लस 3b हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। आगे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये 3a है, क्या यहाँ तक नीचे आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए यहाँ नीचे लिख दीजिए आप, ये 3a -3b, इस सभी पूरे समीकरण को अब बराबर के इधर लाइए, तो यहाँ पे लेंगे -2a हो जाएगा, -2b हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। क्या बचेगा? बराबर 0 बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए, ये 7a है तो 7a लिख दीजिए, प्लस 7b लिख दीजिए, इस पूरे को बराबर के इधर लाइए, तो -9a होगा, यहाँ प्लस है ना, इधर माइनस होगा, ये फिर ये भी क्या बन जाएगा, तो -3b हो जाएगा, और ये +6, क्यों +6? कि बराबर के आप इधर लिखे हैं तो प्लस बन माइनस प्लस बन जाएगा, बराबर कुछ नहीं तो 0 बच गया। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं, क्या इसको मिटा दूं अब, ये चलिए यहाँ पे जगह, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व। चलिए इसी को हम यहाँ अब लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब पहले यहाँ पे देखिए, एक काम कर लीजिए, इस 3a और 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा, तो a लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये 3b और 2b ये दोनों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, यानी कि -5b हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बचेगा? इतना भी होगा, बराबर क्या बचेगा? 0, बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे? 0। ये बन गया अब समीकरण 1। क्या बन गया? ये समीकरण 1। उसी तरह से इसको भी करेंगे, चलिए इसको भी यहीं पे कर लीजिए। चलिए यहीं पे देखिए, बताइए, 7a यहाँ पे है और यहाँ पे कितना 9a है, तो 7a 9a में 7a घटाएंगे तो क्या आएगा? -2a आएगा। माइनस क्यों आएगा? आपको पता है क्यों आएगा माइनस? क्योंकि ये बड़ा है, देखने में ये बड़ा है ना, इसलिए चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे -2a आ गया, ठीक। आगे चलिए अब देखिए, 7b यहाँ पे है और यहाँ पे 3b है, तो 7b में 3b घटाएंगे तो +4b बचेगा, है ना। फिर उसके बाद कितना है? यहाँ +6 है, कितना है पे? +6 है, तो क्या हो जाएगा? +6 बराबर 0। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं, सिंपल। यहाँ देखिए, फिर आपको समझा रहा हूँ दोबारा, यहाँ ऐसे ही देखिए, यहाँ क्या हुआ? 7a और 9a दोनों घटाए तो -2a आ गया, उसके बाद 7b में 3b घटाए तो 4b आ गया, उसके बाद यहाँ पे बचा 6, तो 6 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो समझ गए। अब ये -2a है तो -2a, +4b है तो +4b, ये 6 को बराबर उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा? -6, ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। तो यहाँ पे देखिए, एक समीकरण आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दोनों क्या करेंगे, चाहे वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, तीनों में कोई विधि से हल करके a और b का मान निकाल लेंगे, क्योंकि आपको a और b का ही मान निकालना है। चलिए, क्या यहाँ तक समझ गया? तो आगे चलते हैं, a और b का मान निकाल लेंगे, ठीक। इसको अब मिटाते हैं। चलिए बताइए, किस विधि से निकालें? कोई भी विधि से निकाल ले, चाहे विलोपन, प्रतिस्थापन, जो भी आपको चलता है। चलिए प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। यहाँ लिखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन से भी कर सकते हैं, ठीक है, वज्रगुणन से भी कर सकते हैं।
प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि कीजिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक और समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से एक और समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है। तो बताइए, तो ए बराबर ले सकते हैं ना 0 + 5b। इस 5b को बराबर के उधर भेज दिए, तो यहाँ माइनस है, बराबर के उधर प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5b हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब सिंपल इस ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो पे लिखिए ए का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यही है। यहाँ देखिए -2 है तो -2 लिखेंगे, इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे भाई, 5b। क्या लिखेंगे, तो 5b लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4b है तो 4b आएगा, बराबर -6 है तो -6। अगर सॉल्व कीजिए, देखिए गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा, -10b हो जाएगा, प्लस 4b है बराबर -6। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, सॉरी घटेगा, यहाँ पे जुड़ेगा नहीं घटेगा। 10 में 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -6। b है तो b आ जाएगा बराबर -6, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल है ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 6/6। 6, ये 6 गुना में है ना, इसको बराबर इधर भेजिएगा तो भाग में आ जाएगा। काटेंगे तो b का मान आ गया कितना, 1। कितना आ गया, b का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे कि इस b का मान समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ पे लिखिए आप कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 तो यही है। तो a बराबर हो जाएगा क्या, a बराबर हो जाएगा 5 इंटू बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो 1 है, 1 लिखिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5। तो a का मान आ गया 5, b का मान आ गया 1। बस आगे कुछ नहीं करना, a और b का मान निकालना था तो ये निकल गया। तो इस तरह करेंगे, यहाँ तक आप नोट कीजिए। इसके बाद इसका जो 2 नंबर जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उतारिए इसको। देखिए 2 नंबर, देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह का जैसे 1 नंबर बनाए थे वैसा ही 2 नंबर है, सिर्फ थोड़ा अलग क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। वहां पे क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, यहाँ पे क्या है, कोई हल नहीं। और इसमें कह रहा है आपको के का मान, पहले निकाले थे ए और बी का मान, यहाँ निकालना आपको के का मान, यानी के जो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे के जो है इसी के का मान निकालना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना आपको, एक चीज यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोई हल नहीं है। बताइए कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस रूप में जब कोई समीकरण रहता है तब क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक। तो सिंपल इसी फॉर्मेट में इसको, इसका जो a1 b1 इसका मान बिठा करके आराम से के का मान निकाल लेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले बताइए a1 कितना है, तो 3 है, b1 कितना है, तो y कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। उसी तरह c1 कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। क्या यहाँ तक आपको समझ आया, तो a1 b1 c1 निकल गया। अब इसमें बताइए कि a2 कितना है, तो a2 कितना है, x कोफिशिएंट क्या है, तो 2k - 1 है। इसी तरह से b2 बताइए कितना है, तो k - 1 है। y कोफिशिएंट जो भी रहेगा उस पूरे को मानेंगे, ठीक है। अब बताइए c2 कितना होगा, तो c2 की बात करें ये पूरे हो जाएगा 2k + 1, ठीक। अब सबका मान इसमें बैठाइए। बताइए a1 कितना है, तो a1 3 है तो लिखेंगे 3। a2 कितना है, तो 2k - 1 है, बराबर देंगे। b1 कितना है, 1 है तो 1 लिखिए। और b2 कितना है, तो k - 1 है तो k - 1 लिखिए, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे बोलेंगे डज नॉट इक्वल, क्या बोलेंगे इसको, यानी बराबर नहीं है। c1 कितना है, 1 है तो 1 लिखिए। और c2 कितना है, c2 है 2k + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k + 1, ठीक। अब देखिए यहाँ तो ये दोनों बराबर है, देखने में बराबर नहीं लगता है लेकिन बराबर मानेंगे इसको। और ये दोनों बराबर नहीं है, यही कह रहा है ना इक्वेशन। तो इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं,
है ना, ये दोनों बराबर है ना, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 3/2k-1 बराबर ले सकते हैं 1/k-1। इसको अब नहीं लिखना है, ये दोनों बराबर कर दिए हम, ठीक। अब सिंपल ऐसे गुना कीजिए और ऐसे गुना कीजिए। तो बताइए 3 को k से करेंगे 3k, है ना। अब उसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 को 1 से करेंगे 3 हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर गुना कीजिए। 2k को 1 से करेंगे तो 2k ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद -1 को 1 से करेंगे तो -1 ही आएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सिंपल क्या करेंगे, ये 3k है, 3k रहने दीजिए, 3k, इसको पहले लिखिए, 2k जो है पहले इसको लिखिए, तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, -2k हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, अब ये -3 को बराबर उधर भेज दीजिए, पहले इसको लिखिए, -1 है तो -1 लिखेंगे, इस -3 को बराबर के इधर भेजिए तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। बताइए प्लस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर देखिए समझिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखे, उसके बाद इसको बराबर इधर लेके आए, ठीक है, तो ये प्लस इधर माइनस बन गया, और ये -1 पहले से है, इस -3 को बराबर उधर भेज दिए तो +3 बन गया। अब यहाँ देखिए 3k में 2k घटाएंगे तो 1k बचेगा, मतलब सिर्फ k हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके आगे हमको एक तो ऑलरेडी है, ये है तो एक नहीं लिखे, रहने दीजिए इसे, बराबर 3 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो के का मान तो निकल गया, के का ही मान निकालना था, तो के का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसका जो 3 नंबर है, 3 नंबर कह रहा है कि जो प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि दोनों विधि से हल करना है, यानी ये एक समीकरण दिया गया आपको, ये क्या आपका समीकरण दिया गया है, 8x + 5y बराबर 9, दूसरा है 3x + 2y बराबर 4। ये समीकरण आपको दिया गया है, करना क्या है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि से भी हल करेंगे, दोनों विधि से कह रहा है हल करने के लिए, दोनों विधि से कह रहा है, दोनों विधि से हल कर देंगे। उसके बाद आपको जो विधि पसंद आएगा तो वहां पे लिख देंगे नीचे में, अतः वज्रगुणन विधि अधिक उपयुक्त है, या आपको प्रतिस्थापन अच्छा लगेगा तो वहां पे लिख दीजिएगा कि अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों विधि से हल कर देना है, और जो विधि पसंद आपको आएगा तो नीचे लिख दीजिएगा अतः यह विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि कह रहा है कि अतः नीचे लिखना है कि किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो जो अच्छा लगे उसको लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने से कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, कल की क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 क्वेश्चन है उस पांचों कल हम लोग समाप्त करेंगे। आज यहीं तक थे, ठीक है, फिर कल मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होने से आपको क्या होता है, क्लास लंबा जब होता है तो आप लोग घबरा जाते हैं कि सर कब तक करेंगे, थक जाते होंगे, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा था ही करेंगे, अभी टाइम बहुत है, घबराइए नहीं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद कल क्लास फिर हम लोग मिलेंगे, तो इस वीडियो को शेयर अपने सारे दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जुड़ सके, उनको भी फायदा हो और थोड़ी फायदा उनको भी हो जाए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।